वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिल्ली में लाल किले के पास हुआ एक ब्लास्ट और उसके अंदर बहुत से डॉक्टर पकड़े गए और बहुत से सफ़ेद पोश लोग पकड़े गए जो इस तरह की कार्रवाई के अंदर, इस तरह के काम के अंदर जुड़े हुए थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने की वो ये है कि बहुत सालों बाद भारत के अंदर एक ऐसा आतंकवादी हमला हुआ है जो दिल्ली जैसे बड़े शहर में हुआ है। पहले ये एक आम बात थी दिल्ली में, मुंबई में आतंकवादी हमले होना, और ये तब हुआ करता था जब सोवियत संघ का विभाजन हो गया था, सोवियत संघ टूट गया था, रूस बहुत कमजोर पड़ गया था और उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर एकदम से आतंक की बाढ़ आई थी। और उस आतंक की बाढ़ के बाद वो आतंक पूरे इंडिया में फैल गया था, चाहे वो अक्षरधाम हमला हो, संसद पे हमला हो और भी बहुत सारे संकट मोचन ब्लास्ट हो या मुंबई के अंदर ट्रेन में बम धमाके हों, ये सब कुछ होने लगा था। रूस का कमजोर होना भारत के लिए हमेशा खतरनाक रहा है और आतंकवाद हमेशा बढ़ा है जब जब भी रूस कमजोर हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो नोट करने की है। रूस और यूक्रेन का युद्ध जितना लंबा चढ़ेगा, भारत के अंदर आतंकवाद उतना बढ़ेगा, बढ़ता ही जाएगा। रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म होना चाहिए और उसके अंदर जीत रूस की ही होनी चाहिए, तब ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। वरना बाहर से फंडिड पाने वाले ये जो आतंकवादी समूह है, जेल समूह, वो हम पे बहुत भारी पड़ेंगे। रूस का जो पतन हुआ, जो उसके टुकड़े हो गए, उससे पहले जिस महाशक्ति का पतन हुआ वो है ब्रिटेन और फ्रांस, और उससे भी पहले जिस महाशक्ति का पतन हुआ वो है रोम। तो किसी भी महाशक्ति का, या अपन साधारण शब्दों में कहें तो सामान्य तौर पे किसी राष्ट्र का जो पतन होता है उसमें दो तीन प्रमुख लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण तो ये होता है कि लोगों का अपनी सरकार के ऊपर से, व्यवस्था और प्रशासन के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। विश्वास कब उठता है? जब ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, बम धमाके हो गए, आतंकवादी घटनाएं हो गई, या फिर दंगे हो गए, आंदोलन के नाम पे पूरी तरह से अव्यवस्था फैल जाना, कानून से रहित स्थिति हो जाना, पुलिस प्रशासन आदि का कोई प्रभाव न रहना, ये सबसे पहला सिम्टम होता है। दूसरा सिम्टम होता है महंगाई बढ़ना, छोटे बड़े बिजनेसों का नहीं चलना। ये दूसरा लक्षण होता है किसी भी एम्पायर के गिरने का। और जब कोई भी देश टूटता है या बिखरता है तो वो धीरे धीरे नहीं होता है, उसके लक्षण बहुत नजर आते हैं पर वो घटना एकदम से घट जाती है, बहुत फास्ट। जैसे भारत पाकिस्तान के विभाजन की बात करें तो लक्षण बहुत पहले से नजर आ रहे थे। जो जिन्ना मांग कर रहा था, मुस्लिम लीग मांग कर रही थी, सैयद अहमद जो था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का संस्थापक, उसकी जो डिमांड्स थी, घटनाएं जो घट रही थी, दंगे जो हो रहे थे, वो लक्षण रोज नजर आ रहे थे। पर विभाजन हुआ तो 14 अगस्त की रात में एक साथ बांग्लादेश की जमीन पे और पाकिस्तान की जमीन पे भयंकर नरसंहार और दंगे हुए, एक सेकंड में हुआ। पाकिस्तान में रहने वाले लोग ये कभी नहीं मानते थे कि हमारे साथ ऐसा होगा। कभी ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हमको कोई मार देंगे, हमारे यहाँ रहते हैं लोग हैं, पुलिस है, प्रशासन है। यही बांग्लादेश के लोग भी सोचते थे, यही कश्मीर के लोग भी सोचते थे। त्रिपुरा, मणिपुर, असम के अंदर जो हो रहा है वहां पे भी लोग ये मानते थे कि यार पुलिस है, व्यवस्था है, ऐसे हमको कोई कैसे मार देगा। जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हो रही है इंसर्जेंसी, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी कोई देश, कोई व्यवस्था का पतन होता है तो उसके लक्षण पहले नजर आते हैं और फिर एकदम से होती है वो चीज। और भारत बहुत तीव्र गति से उसी दिशा में जा रहा है। आतंकवादी घटनाएं रुक नहीं रही है, अलगाववादी विचार नहीं रुक रहे हैं। जैसे रशिया, रशिया का जब पतन हुआ तो वहां पे जितने भी देश थे जो रिपब्लिक थे उनसे जुड़े हुए, चेकोस्लोवाकिया हो गया या कजाकिस्तान हो गया या किर्गिस्तान हो गया, ये वो सब हिस्से हैं रूस के जिन्होंने अपने आप को अलग करने की मांग करी और ये अलग हो गए। जब फ्रांस का पतन हुआ, फ्रांस की मिलिट्री यूरोप की सबसे ताकतवर मिलिट्री थी और उन्होंने सोचा था कि हिटलर एक इस जगह से हमला करेगा, उधर से विपरीत एर्डेन के जो जंगल थे उन फॉरेस्ट रूट से हिटलर ने हमला किया। और सिंपल सी बात है, फ्रांस ने जिस मोर्चे पर तैयारी करी थी उससे बिल्कुल विपरीत मोर्चे पे हुआ। एकदम से मूवमेंट हो नहीं सका, लॉजिस्टिक इतना फास्ट था नहीं, हारना ही था फ्रांस को और पेरिस के ऊपर कब्जा हो गया। और उसके बाद केवल कुछ दिनों में पूरी तरह से फ्रांस नाजी जर्मनी के कंट्रोल में था। सबसे ताकतवर मिलिट्री थी यूरोप की, मिलिट्री पावरफुल थी फ्रांस की, पर उस समय अधिकतम उपनिवेश ब्रिटेन के पास हुआ करते थे।
ब्रिटेन भी आर्थिक रूप से बहुत ताकतवर था, उसने भी नहीं सोचा था कि उसका पतन हो जाएगा। एक लंबे युद्ध के बाद जब युद्ध से बाहर आया देश, तब ब्रिटेन का पूरी दुनिया के ऊपर नियंत्रण जा चुका था। ब्रिटेन को भारत को आजादी गांधी जी के कारण नहीं देनी पड़ी। हिटलर से लड़ाई के अंदर ब्रिटेन की वो स्थिति हो गई थी कि उसको कई देशों को आजाद करना पड़ा, कई उपनिवेशों को आजाद करना पड़ा। उनके पास वो शक्ति ही नहीं बची थी, वो संसाधन ही नहीं बचे थे, वो मैन पावर ही नहीं बचा था जो नियंत्रण कर सके। मैन पावर से मतलब केवल सैनिक की नहीं है या प्रशासनिक अधिकारियों की भी बात है। तो हम जब कहीं पर नक्सली हमला होता देखते हैं जय भीम के नाम पे, या कभी हम जिहादी हमले जो देखते हैं, ये जो अलगाव हम देखते हैं, किसी का झंडा नीला है, किसी का झंडा पीला है ना, ये 100 तरह के झंडे एक देश के अंदर लेके घूमने वाले लोग, ये अलग अलग पार्टियां जो अपनी अपनी गली और मोहल्ले के अंदर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना के बैठे हैं और पार्षद के चुनाव में भी ये धांधली करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि हमारा पार्षद बन जाएगा तो हम कल प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये भाषावादी, ये क्षेत्रवादी, ये जातिवादी, जो दलित की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये सारे जो गुट हैं, ये सिम्टम है भारत के पूरी तरह से कोलैप्स होने के, और ये 1 सेकंड में होगा, देखते ही देखते हो जाएगा। कहीं कानून व्यवस्था नहीं होगी, जैसे लोगों को विश्वास था वो अपने देश में रह रहे थे वैसे ही रह रहे होंगे, और एक दिन ऐसा होगा कि बस अव्यवस्था फैल जाएगी। जिनको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो रोम से देख सकते हैं उदाहरण। रोम का जब पतन हुआ तो सब कुछ सही था, लेकिन वहां के अंदरूनी लोगों ने शत्रु से और बाहर के संगठनों से साठगांठ की। क्यों? क्योंकि उनको सत्ता चाहिए थी। क्षेत्रवादी राजनीतिक दल क्यों बनते हैं? मराठी भाषा की पार्टी, या पंजाब में पंजाबी भाषा की पार्टी, या तमिल या कर्नाटक के अंदर भाषावादी पार्टियां क्यों हैं? उनको नियंत्रण चाहिए। अलग अलग राज्यों की मांग क्यों होती है? हमारा अलग राज्य बना दो, हमारा अलग राज्य बना दो। वैसे भारत एक संघीय देश है, ऐसा नहीं है कि केंद्र सबको नियंत्रित करता है, राज्यों की अपनी स्वायत्ता होती है, लेकिन उस स्वायत्ता में भी उनको अपनी स्वायत्ता अलग चाहिए, अपनी स्वतंत्रता अलग चाहिए, अपनी निर्णय लेने की क्षमता अलग चाहिए, और उस चक्कर में अलग अलग राज्यों की मांग करते रहते हैं, अलग अलग संगठन बनाते रहते हैं। ये सब सिम्टम है कि राष्ट्र निर्माण में भारत असफल रहा है। भाषा के नाम पे यहां पे विभेद है, जाति के नाम पे यहां विभेद है, धर्म के नाम पे यहां विभेद है, और ऐसे सैकड़ों विभेद है, ऐसे सैकड़ों फॉल्ट लाइन है, और उन फॉल्ट लाइन का फायदा उठाने के लिए, उन विभेदों को भड़का के देश को अस्थिर करने के लिए सभी शत्रु और मित्र भी तैयार बैठे हैं। वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे छोटे देश भी हैं, और अमेरिका, चीन जैसे बड़े ताकतवर देश भी हैं। सभी चाहते हैं इसका फायदा उठाना, और हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि संघीय व्यवस्था में इसका इलाज हो नहीं सकता। ब्रिटेन जैसे महाशक्ति का टूटना, फ्रांस जैसी सैन्य शक्ति यूरोप की सबसे बड़ी, उसका हारना द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर, अथवा 480 एडी के अंदर रोम का टूट जाना, विभाजित हो जाना, बर्बाद हो जाना। रोम 800 साल से नियंत्रित कर रहा था, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब उस रोमन एम्पायर के अंदर आते थे, इटली से लेके लगभग यूरोप का अधिकतम हिस्सा, पूरा यूरोप ही मान लो। लेकिन जब वो टूटा तो पता ही नहीं चला वो कब ब्रेक हो गया। पूरे देश में दंगे, आगजनी, लूट मार फैल गई। तो पुलिस और सेना कुछ क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि वो व्यस्त थे बाहरी शत्रुओं से लड़ने में, अंतरिक्ष शत्रु अंदर तैयार थे। ये जो 2.5 मोर्चे का युद्ध विपिन रावत कहते थे, उस 2.5 मोर्चे के युद्ध के अंदर जो पॉइंट 5 है ना, वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। लोग कहते हैं भारत को इजराइल की तरह होना चाहिए। भारत इजराइल की तरह नहीं हो सकता। इजराइल के साथ यह है कि उसके चारों तरफ दुश्मन है, लेकिन इजराइल के भीतर कोई दुश्मन नहीं है। भारत की यह समस्या है कि उसके अंदर दुश्मन भरे हुए हैं। जब किसी व्यवस्था के प्रति विश्वास खत्म हो जाता है ना, केवल देश के लोग उस पर विश्वास करते नहीं है ऐसा नहीं है, जो विदेशी शक्तियां हैं, जो अन्य राष्ट्र हैं, वो भी उस पर विश्वास नहीं करते हैं। उससे उसकी इकोनॉमी और डिस्टर्ब होती है, उसके बिजनेस और डिस्टर्ब होते हैं, व्यवस्था का और पतन होता है। जैसे अभी हाल फिलहाल का उदाहरण अमेरिका का है। अमेरिका ने जब अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को वापस बुलाया तो वहां पर उनके 13 लोग मारे गए। वो एक सामान्य बात है, लेकिन वो जो आए तो वो इस तरह का उनके छोड़ के आना था कि हथियार हथियार सब वो वहीं छोड़ के आ गए। इस तरह से उन्होंने उस जगह खाली किया। और अफगानिस्तान से जब मिलिट्री वापस आ रही थी, तब
वहां पे जो केओस हुआ उससे अमेरिका की क्रेडिबिलिटी लॉस्ट हो गई, यानी उसके ऊपर विश्वास लोगों का खत्म हो गया। और डी डॉलराइजेशन अलग चल ही रहा था। चीन येन में काम कर रहा है, रूस रूबल में काम कर रहा है, भारत रुपये में काम करना चाहता है। सऊदी अरेबिया ने भी अपने पेट्रोल के लिए, ऑयल के लिए अन्य करेंसी का उपयोग करना शुरू कर दिया। एक जमाने में विश्व की 70% रिजर्व करेंसी डॉलर हुआ करती थी, जो आज 58% पे रह गई है। इसको और नीचे होना है और ये और नीचे होगी। इसके कारण जब अमेरिका के ऊपर लोगों का विश्वास हुआ तो डी डॉलराइजेशन हुआ। जब वो हुआ तो उसकी मुद्रा और गिरी, और उसकी मुद्रा और गिरी तो वहां की जो सैन्य क्षमता है जो उन्होंने चारों तरफ बढ़ा रखी है, उसको मेंटेन करने के लिए उनकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी खत्म हो गई। आज अमेरिका के अंदर पिछले कई हफ्तों से तनख्वाह नहीं दे रही है, गवर्नमेंट टर्न ऑफ है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी राष्ट्र के लिए अपनी विश्वसनीयता अंतरराष्ट्रीय जगत और राष्ट्रीय स्तर पर, अंदरूनी स्तर पर बनाए रखना। और जब आतंकवादी हमले होते रहते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हमला हुआ था, जहां नाम पूछ के गोली मारी गई, जैसे अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, जैसे पहले हुआ करते थे, जब 90 के दशक में जैसे ब्लास्ट होते थे, आतंकवादी घटनाएं होती थी, अगर वैसा ही होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था भी 90 के दशक जैसी ही हो जाएगी। क्योंकि राष्ट्र के ऊपर जो लोगों का विश्वास होता है और जो अंतरराष्ट्रीय जगत का विश्वास होता है, उससे ही उसकी मुद्रा और उसकी व्यवस्था पे विश्वास होने के कारण ही वहां व्यापार बढ़ते हैं, वहां अर्थव्यवस्था फलती फूलती है। उसी से फिर सेना को, प्रशासन को, पुलिस को, सबको देने के लिए तनख्वाहें होती है और उसी से व्यवस्था सही सुचारू रूप से चलती है। जब घटनाएं बुरी होती हैं, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो देश की विश्वसनीयता केवल लोगों में नहीं घटती है, अंतरराष्ट्रीय जगत में घटती है। उससे व्यापार घटता है, जब व्यापार घटता है तो पैसे घटते हैं और उससे फिर तनख्वाहों में कमी आती है, मुद्रा की स्फीति होती है, मुद्रा की शक्ति कम होती है और फिर सारी अवस्थाएं शुरू होने लग जाती हैं। फिर लोग पैसे के लिए हर तरह के गठजोड़ करने लग जाते हैं, हर तरह के काम करने लग जाते हैं और फिर अंदर के ही लोग आपको आतंकवादियों, नक्सलियों के समर्थन में मिलने लग जाते हैं और ये चक्र चलता रहता है। और एक ऐसी स्थिति बनती है जब अचानक से पूरी व्यवस्था पलट जाती है, जिसको व्यवस्था परिवर्तन भी कह सकते हो, जिसको आप रिजीम चेंज भी कह सकते हो। जैसा बांग्लादेश में हुआ, अचानक से हुआ, पता चला कितने लोग मर गए। जैसे जेएनजी प्रोटेस्ट के अंदर नेपाल के अंदर हुआ, नेता और मंत्री तक मारे गए। जैसा अचानक से श्रीलंका में हुआ और भारत उसके बहुत नजदीक है। उपायों की बात करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बहुत ज्ञानी गुणी लोग बैठे हुए हैं, पता सबको है क्या करना है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि सबके अपने लाभ और अपनी लालच जुड़ी हुई है। अपनी 60-70 साल की, 100 साल की जिंदगी के अंदर वो सुख, सुविधा और संपन्नता में रहना चाहते हैं। वो आलपिन चुभे उतना भी दुख उठाना नहीं चाहते हैं, इसलिए करेगा कोई भी नहीं। और उपाय सबको पता है, ऐसा कोई नहीं जिसको इसके उपाय नहीं पता हो।